नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, अ वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता। आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा और हम कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस की तैयारी, राइट। अब आज हम फिर से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं सेट 2। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये है सेट नंबर 2, मतलब अगले 30 क्वेश्चन। तो इनको लगाने के बाद हमारे पास 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आज मैंने एस एफ टी बी एम डी को भी कवर किया है, कुछ थर्मल स्ट्रेसेस को भी कवर किया है, काफ़ी सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको देख करके आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको एक खुशखबरी दे देते हैं। जहां पर आप लोगों को डिस्काउंट्स वगैरह कम मिल रहे थे, तो रामनवमी के उपलक्ष्य में आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर है एक रामनवमी का मेगा ऑफर, जहां पर आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप लोगों को कूपन कोड यूज़ करना है NAV25, मीन्स NAV25। और देखो एक बहुत अच्छी टैगलाइन है जो यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज मेक योर लॉकडाउन वर्थ इट। मतलब अपने लॉकडाउन का फायदा उठाइए और यहाँ पर बैठ करके तैयारी कीजिए। क्यों? अगर आपको थोड़ा सा फील आ रहा हो तो एक चीज तो आपने दिमाग में बैठा ही ली होगी कि जी हाँ दोस्तों, एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, आपकी प्रिपरेशन पोस्टपोन्ड नहीं हुई है। आपकी प्रिपरेशन वैसी ही चलनी चाहिए, और अगर एक दिन प्रिपरेशन नहीं की तो 10 दिन आप पीछे जा सकते हैं। इसलिए डेली प्रिपरेशन करिए, डेली पढ़ाई करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए, राइट। तो चलिए ज़्यादा ना जाते हुए चलते हैं हमारे कोर्सेज की तरफ। यहाँ पर हमारे जो दो कोर्सेज हैं वो आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जो एसएससी जेई पोस्टपोन्ड हुआ है उसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा सा एक बेसिक उसका क्या बोले, उसको यूज़ करने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर देखो एक 13 अप्रैल से, मीन्स 14 अप्रैल को हम लोग का लॉकडाउन अगर खत्म होता है तो ठीक है, एल्स 13 अप्रैल से हम लोगों ने एक बैच लेने की सोची है जो होगी एसएससी जेई का 2.0। क्या होगा मेरे भाई? एसएससी जेई 2.0। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसएससी जेई का पहला बैच नहीं लिया था, या किसी भी वजह से नहीं ले पाए थे, उनके लिए भी आप बेहद बहुत अच्छा ऑफर है जहां पर आप ले सकते हो, जिसमें मैं 360 क्वेश्चंस कराऊंगा, कॉन्सेप्ट्स, और उन्हीं के बेसिस में 720 क्वेश्चंस। मतलब एक कॉन्सेप्ट के दो क्वेश्चन तो आपको लगवा के ही दूंगा। तो अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 750 क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। 720 लिखा तो ज़्यादा ही करवाऊंगा, सीधी सीधी बात है, आपको भी पता है, राइट। और कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे, तो मतलब कॉन्सेप्ट्स की भी आप प्रॉपर एक नोट बना करके रख सकते हो कि एक कॉपी है जिसमें 360 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, एग्जाम क्लियर, राइट। इस तरीके से भी करके देख लेते हैं। और एनएलसी का क्रैश कोर्स आ चुका है भैया, जा करके उसको लो और उसका यूज करो। 6 तारीख से बैचेस आने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आप ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और इसमें ये बोल रहा है कि द इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल आर। देखो हमें पता है इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल की वैल्यू क्या होती है? दो। लेकिन वो दो कौन कौन से हैं, क्या है इनमें से? देखो इनमें से सीधी सीधी बात है कि इसमें तीन लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसका जी गायब कर दूं और ई और वी होता, तब आपको थोड़ा सा सोचने के लिए हो जाता है क्या वॉल्यूम और जो आपकी यंग्स मॉडुलस है उससे काम चल सकता था, लेकिन नहीं। इसलिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही इजी हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है इफ द यंग्स मॉडुलस ई इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइजंस रेशियो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक रिलेशन है वो याद होना चाहिए, दैट इज ई इक्वल्स टू 3 के 1 - 2 म्यू। यही है, यही है। ये वाला इक्वेशन अगर आपको याद है तभी आप निकाल सकते हो। अब इन्होंने बोला है कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ई की वैल्यू के बराबर कर दी जाए, तो ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, के की वैल्यू को ई के बराबर कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ई इक्वल्स टू 3 e 1 - 2 म्यू, राइट। अब ई से ई को कैंसिल करो और यहाँ पर क्या करोगे, दैट इज 1 = अब देखो ई से ई कैंसिल हुआ, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 3, यहाँ पर -2 म्यू × 3, राइट। यही मिलेगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि ऐसा ही कुछ मिलेगा। और अगर कुछ ऐसा ही मिलता है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत अच्छे से। वो तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 1 = 3 - 6 म्यू, यही आएगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 को इस साइड लेकर के आऊंगा और इस 6 को इस साइड लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो मुझे मिलेगा 6 म्यू इक्वल्स टू 2।
3 - 1 2, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/6, काटूंगा मेरा आंसर आ जाएगा 1/3। और अगर 1/3 आंसर आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आ रहा है भाई, बस इसी तरीके से समझते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी जो आप लोगों को पूछा है, इसमें ये कह रहा है कि कंसीडर अ बार ऑफ लेंथ L, width B and thickness T subjected to an axial pull or tension, okay then the resultant volumetric strain will be। देखो, अगर रिजल्टेंट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहा है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर मैं एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक की बात करूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आप सभी को पता है, सारे स्टूडेंट्स को पता है, 1 - 2 म्यू अपॉन ई मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, राइट। अब देखो, इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ एप्सिलॉन की अगर ये वैल्यू है तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एप्सिलॉन ऑफ वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 - 2 म्यू, राइट। और यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 - 2 म्यू हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से समझते हुए चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो, इतने सारे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द यंग्स मॉडुलस एंड द पॉइजंस रेशियो फॉर अ सर्टेन मटेरियल आर स्टेटेड टू बी 1000 गीगापास्कल, ओके, एंड 0.25, ठीक है। देखो, ई की वैल्यू दे दी है और म्यू की वैल्यू दे दी है और इन्होंने बल्क मॉडुलस की वैल्यू पूछी है, क्या होगी, बल्क मॉडुलस की वैल्यू पूछी है, मतलब इन्होंने किसकी वैल्यू पूछ ली है मेरे भाई, इन्होंने के की वैल्यू पूछ ली है। अब के की वैल्यू के लिए हमें सिर्फ ए की फॉर्मूला पता है, दैट इज ई इक्वल्स टू 3k 1 - 2 म्यू, राइट। अब यहाँ पर हमको के की वैल्यू निकालनी है। ई की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी है, ई की वैल्यू दे दी है इन्होंने 1000 इक्वल्स टू 3 इंटू के इंटू 1 - 2 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी है 0.25, राइट। 0.25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.5, मतलब 0.25 का डबल 0.5, और 1 से 0.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, थोड़ा सा खुद ही सोच लो। 1 से 0.5 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा 0.5 ही, मतलब एक से आधा घटाओगे तो आधा ही बचेगा, समझ रहे हो, आधा ही बचेगा। तो वो जो आधा है इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो, यहाँ पर अगर हमें डिवाइड करना है तो 1000 डिवाइडेड बाई आधा दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, आपको यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, के। समझ रहे हो, अगर के मिलता है तो यहाँ पर आप ये बात बोल सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एक पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा, एक जीरो यहाँ बढ़ाऊंगा, 5 से काटूंगा, आंसर आएगा 2, तो मैं ये बोल सकता हूँ 2000/3, 2000/3 इक्वल्स टू के। अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरा आंसर आएगा 6.66, और यहाँ पर 100 दिख रहा है तो मेरा आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा 666 गीगा पास्कल, राइट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 666, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, मैं इसमें कोई भी कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहा हूँ, तुरंत आपके सामने आंसर बता रहा हूँ। जहां पर कैलकुलेटर का यूज होगा वो भी बता दूंगा कैसे करोगे, लेकिन इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैसा है, पॉइजंस रेशियो इज डिफाइंड एज। पॉइजंस रेशियो का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, जो आप लोगों को पता होगा। एक्चुअली फर्स्ट ईयर में तो नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर या सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ में, ठीक है। हमने थर्ड में पढ़ा था, और वो क्या था, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दैट इज म्यू। पॉइजंस रेशियो को हम किससे दिखाते हैं, म्यू से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज पॉइजंस रेशियो मोर देन 1। देखो, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आधे से ज्यादा लोग थोड़ा सा सोचने में लग जाएंगे इनमें से किसका मटेरियल का हो सकता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि पॉइजंस रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 0.5, राइट। 0.5 से ज्यादा पॉइजंस रेशियो की वैल्यू नहीं हो सकती। आप लोगों के दिमाग में आएगा सर ये बात आप कैसे बोल सकते हो, तो देखिए, पॉइजंस रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू लेता हूँ, दैट इज 1 - 2 म्यू। सीख लो, कभी अगर कोई आपसे पूछे ना कि इसकी वैल्यू क्यों नहीं हो सकती पॉइजंस रेशियो की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, यही है फॉर्मूला। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, बता दो मेरे भाई, नहीं है ना। हाँ देखो, अब इसमें अगर मैं सारी चीज़ें करूँ तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू दैट इज पॉइजंस रेशियो की बात करो, लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू 0 ही रख दूँ, तो 0 इक्वल्स टू 1 - 2 म्यू अपॉन ई
इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, यही है। अगर मैं ई का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आंसर जीरो आएगा, और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड को जीरो से डिवाइड करूंगा तब भी आंसर जीरो आएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा जीरो इक्वल्स टू वन माइनस टू म्यू। तो क्या मैं वन इक्वल्स टू टू म्यू लिख सकता हूँ? तो क्या मैं यहाँ से म्यू इक्वल्स टू वन बाई टू या फिर 0.5 लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? 0.5। यहाँ से आता है म्यू, दैट इज पॉइजन रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है मेरे भाई? 0.5। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वन तो किसी की हो ही नहीं सकती। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि द रिलेशनशिप बिटवीन ई जी एंड के। जब भी कभी आपको इस तरीके का आएगा तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू 9 kg अपॉन 3k प्लस जी, 3k प्लस जी। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो या फिर आप इसकी कोई भी टेक्निक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वेरी नाइस। देखिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बहुत मिलता है। 9 kg अपॉन 3k प्लस जी, ये है हमारी एक इक्वेशन जो हमने अभी लिखी। अगर इसी इक्वेशन को मैं बाइफरकेट करके देखूंगा तो यहाँ पर आपको ये वाली इक्वेशन दिख रही है। एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं आपको आंसर क्या मिलेगा। यहाँ पर लिखा है 9 अपॉन ई इक्वल्स टू 1/k प्लस 3/g। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? g प्लस 3k अपॉन के जी, यही मिलेगा, इक्वल्स टू 9 अपॉन ई। अब अगर इससे मैं e की वैल्यू लिखना चाहूँ, e इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 9 kg अपॉन 3k प्लस जी, 3k प्लस जी। तो मतलब समझ में आया मैंने क्या किया आप लोगों को? आप लोगों को एक तरीका दिखाया है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आई है। ऑल दो ये क्वेश्चन मुझे पता थी इसलिए मैंने फटाक से बता दिया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन अगर कभी आपको पता ना चले तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है और देखना है अगर आपको इक्वेशन जानी पहचानी मिल रही है तो मतलब आंसर सही है, अगर जानी पहचानी नहीं मिल रही तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग कि if a member is subjected to tensile px, compressive py and tensile pz xyz direction respectively, then the resultant strain ex along x direction would be E. Young's modulus of elasticity mu is the Poisson's ratio. Okay, देखिए यहाँ पर जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ना, इसमें आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी एक स्ट्रेन की बात करते हो, जैसे कि मान लो एप्सिलॉन ऑफ एक्स की मैं बात करूँ, तो वो क्या होता है? 1 अपॉन ई। ठीक है, फिर क्या लिखते थे आप? सिग्मा एक्स, क्योंकि सिग्मा एक्स की बात कर रहा था, माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। यही फॉर्मूला होता था अगर आपको याद हो। एप्सिलॉन वाई का देखना तो यहाँ पर वाई लिख देते थे और बाकी बचा यहाँ लिख देते थे। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें मुझे पता है कि सिग्मा एक्स क्या है? टेंसाइल है, तो सिग्मा एक्स तो मैं पॉजिटिव लूंगा, सिग्मा एक्स तो पॉजिटिव लूंगा। सिग्मा वाई अगर देखा जाए तो सिग्मा वाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सिग्मा वाई दिया है कंप्रेसिव। तो अगर मैं सिग्मा वाई पी वाई की, अगर जो यहाँ पर पी वाई लिखा हुआ है, मैं पी एक्स पी वाई कर देता हूँ सिग्मा की जगह, पी एक्स पॉजिटिव दिया है और यहाँ पर पी वाई कंप्रेसिव है तो उसको मैं नेगेटिव लूंगा, और यहाँ पर जो पी जेड दिया हुआ है वो फिर से पॉजिटिव दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन एक्स की, दैट इज 1 अपॉन ई मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स की जगह पी एक्स लिखता हूँ क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पी लिखा हुआ है ना इसमें, पी एक्स माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ पी वाई है, और पी वाई भी नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ नेगेटिव पी वाई, समझ रहे हो, प्लस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ, यहाँ पर म्यू प्लस ऑफ की जगह यहाँ पर क्या आएगा आंसर? माइनस में म्यू टाइम्स ऑफ पी जेड, और पी जेड पॉजिटिव होगा जो इसका पी जेड लिखा हुआ था। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन ई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ पी वाई माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ
पी जेड। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, ये इक्वेशन क्या है, और इस इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा पी एक्स प्लस ऑफ म्यू ऑफ पी वाई माइनस ऑफ म्यू पी जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ टेम्परेचर स्ट्रेस इज द फंक्शन ऑफ। देखो टेम्परेचर स्ट्रेस की जब भी कभी बात करेगा तो आप लोगों को याद रखना है कि टेम्परेचर स्ट्रेस का मतलब क्या है, वो थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे लाल, थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा है। और अगर ये थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा है तो थर्मल स्ट्रेस का आंसर क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस में आप सिर्फ एक ही चीज जानते हो, सिग्मा थर्मल की वैल्यू क्या होती है, ई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, राइट, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ई की अगर बात करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा की बात किया तो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा टी की बात किया तो क्या होता है, टेम्परेचर राइज। तो मतलब इन तीनों पे थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल स्ट्रेस डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन ये भी बिल्कुल सही है, टेम्परेचर राइज भी सही है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सही है। सो 1 2 3 पे ही टेम्परेचर स्ट्रेस डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे हम ताला लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ स्ट्रेट बार हैविंग अ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ एल एंड वेट डब्ल्यू इज हैंगिंग वर्टिकली। ओके, इफ ए इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल देन टोटल इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बार ड्यू टू इट्स ओन वेट विल बी। तो दुनिया जहां में सभी लोगों को पता है कि भैया सेल्फ वेट की वजह से जो उसका एलोंगेशन होता है वो कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, आप सभी को पता है। तो अगर मैं डेल्टा एल की बात करूँ वो क्या होता है, दैट इज डब्ल्यू एल अपॉन ए, और अगर वो आधा हो गया तो उसमें हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डब्ल्यू एल अपॉन 2 इंटू ए इंटू ई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स बट ऑफ सेम डायमीटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, a force is applied which stresses them by 1 centimeter। ठीक है, then two wires will have the। देखो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है दो वायर हैं डिफरेंट मटेरियल के लेकिन सेम डायामीटर है। मतलब अगर देखा जाए तो मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा सा फील करा दूं कि देखो एक मैं आप लोगों को ये बना करके दिखा रहा हूँ। देखो ये देखो, ये हैं दो डायमीटर की मतलब सेम डायमीटर की दो वायर। एक वायर को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ग्रीन कलर से, और एक हो जाएगी आपकी रेड कलर से। पेन ही गायब हो गया, अच्छा यहाँ। अब क्या करें भैया, दिखता नहीं है, डॉट वाला है। तारे ज़मीन पर वो डॉट याद था, डॉट लगा देता है बोर्ड में, कहता है वेयर इज़ द डॉट, और उसको देखने नहीं मिलता, फिर वो थप्पड़ खाता है ना, थप्पड़ नहीं डंडियाँ खाता है, कुछ वैसा ही। तो देखो एक ये है और एक यहाँ पर आपको दूसरी रॉड दिख रही है। आप थोड़ा सा मेरे भाई फील करना जो चीज़ मैं आपसे कहने वाला हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा आएगा इस चीज़ समझ के। ये बात क्या है कि यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ पर आपका लोड लग रहा है P, और P तो P किस पे डिपेंड करता है, जो लोड लग रहा है P बाई ए, इससे आप स्ट्रेस निकाल लेते हो, राइट। P बाई ए से आप क्या निकालते हो मेरे भाई, स्ट्रेस निकालते हो। तो चाहे वो इस मटेरियल का हो चाहे इस मटेरियल का हो, स्ट्रेस तो दोनों का सेम होगा। लेकिन अगर स्ट्रेन की बात करें तो क्या स्ट्रेन दोनों का सेम होगा, नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात समझ रहे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रीजन वाइज मैं आपको बताता हूँ। अगर सेम मटेरियल बोला है तो सेम मटेरियल में आपको देखना पड़ेगा यंग्स मॉडुलस ई की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा एल, तभी तो आप निकालोगे। और जब आप डेल्टा एल निकालोगे तो उसमें एरिया तो सबका सेम है, पी भी सेम लगा रहे हो, लेकिन ई पे डिपेंड कर जाएगा इसका यंग्स मॉडुलस क्या है। अब डिफरेंट मटेरियल है तो इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो भी डिफरेंट होगा, और यंग्स मॉडुलस डिफरेंट होने की वजह से इसका जो स्ट्रेन है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सेम स्ट्रेस बट हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रेन, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। भैया देख रहे हो बहुत ही डीप वाले थॉट लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। मतलब अगर आप लोगों ने सिर्फ ये समझ लिया ना, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इतने डीप में अच्छे से समझा रहा हूँ कि गेट लेवल के भी क्वेश्चन ऐसे ही हिला के आ जाओगे कि भाई साहब इस तरह सर ने समझाया, ऐसे कॉन्सेप्ट दिए कि मज़ा ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी बहुत तगड़े दे रहा हूँ, ये बात तो मानते हो ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर 2 एंड डायमीटर डी। अच्छा, लेंथ भैया बोल दिया है 2 और डायमीटर डी, फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। अच्छा, दोनों एंड से फिक्स्ड है,
ठीक है, हीटेड टू अ टेम्परेचर डेल्टा टी, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है ई, एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है अल्फा, देन द स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस इन द रॉड विल बी। इसका कॉमन रॉन्ग आंसर जो सभी लोग लगा के आ जाते हैं, कहते हैं अच्छा इसका आंसर तो जीरो आएगा सर, थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा है, लेकिन इसमें याद रखना इसमें लिखा हुआ है फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। अगर ये बोथ द एंड में फिक्स होगा ना, तो जो थर्मल की एफिशिएंसी आती है, थर्मल की जो स्ट्रेस आती है, वो क्या होती है, ई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये होगा फॉर्मूला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि यहाँ पर एक मेंबर है, उसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। तो देखो स्ट्रेन एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू वेट, मतलब प्रेशर या फोर्स इंटू डेल्टा एल। ठीक है, कि कितना आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसको क्या बोलते हो आप, डिफ्लेक्शन बोल देते हो, कि ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ, या डिफॉर्मेशन भी बोल देते हो। कितना बोल देते हो, डिफॉर्मेशन भी बोल देते हो। ठीक है, याद रखना। और ये क्या है, प्रेशर है, या इसको आप डब्ल्यू वेट से भी दिखा सकते हो, और ये हाफ। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज डब्ल्यू एल अपॉन ए ई, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो डब्ल्यू से और मल्टीप्लाई कर रहे हो हाफ से, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन टू ए ई, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आ रहा है, सीधा सीधा फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी निकालने का, हाफ पी इंटू डेल्टा। डेल्टा इज डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन, पी इज द प्रेशर और टेंशन जो आप लगा रहे हो, और हाफ जो वैल्यू लगाते हो। तो इससे आंसर आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन टू ए ई। रटने के लिए कभी नहीं बोलूंगा, भूल जाओगे, हमेशा याद रख लेना। कभी मान लो टैपरिंग के लिए आ गया, तब आप क्या करोगे, मान लो टेपर बार के लिए आ गया, तो देखो टेपर बार में भी पी डब्ल्यू तो वही लगेगा, लेकिन इसका जो डेल्टा एल है वो बदल जाता है। याद करो, डेल्टा एल बदल जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है उसमें डी वन इंटू डी टू का रूट आ जाता है। फील कर रहे हो, डी वन इंटू डी टू लिख देते थे, याद करो डी स्क्वायर की वैल्यू जो आती थी, फिर उसमें आप क्या करते थे, फोर पी एल पाई डी वन इंटू डी टू इंटू ई, है ना, वो वैल्यू आ जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसमें याद रखना डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है स्ट्रेन एनर्जी पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भैया क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी दे चुका हूं। कह रहा है डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार ड्यू टू इट्स ओन वेट एज कंपेयर टू दैट व्हेन सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट लोड और डायरेक्ट एक्सियल लोड इक्वल टू इट्स ओन वेट विल बी। इसका आंसर क्या है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में लिख लेना, हाफ। मतलब सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है वो आने वाले डिफॉर्मेशन का आधा होता है। आने वाला डिफॉर्मेशन मतलब जो आप एक्सटर्नली प्रेशर लगा के करते हो, तो प्रेशर लगा के लगाने वाले डिफॉर्मेशन का जस्ट आधा इसका सेल्फ वेट की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टैपरिंग बार का। वाह भैया वाह, पहली चीज देखो, देख लो और उसमें ही दिल खुश हो जाता है कि टैपरिंग बार के ऊपर मैंने आप लोगों को पहले भी चीजें बताई हैं, अभी फिर से देखो आ गया। तो मतलब चीजें आप लोगों की इतने तगड़े तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं ना मेरे भाई, कि कभी भी आप लोगों को छोटी छोटी चीजों से ही कनेक्ट करके दे रहा हूँ। मतलब डिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था स्ट्रेन एनर्जी का, उसमें टैपरिंग की बात की थी, क्वेश्चन आ गया टैपरिंग का। अ टैपरिंग बार डायमीटर having end sections being D1 and D2 and a bar of uniform cross section D have the same length and are subjected to a same axial pull। कह रहा भैया सेम है, हर एक चीज सब कुछ है, both the bars will have the same extension if D is equal to। देखो जब भी कभी इस तरीके की चीजें आए तो हमेशा याद रख लेना कि जो आपकी D की वैल्यू आती है वो किसके बराबर होती है, रूट ऑफ D1 इंटू D2 के। दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन, GM बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं, GM, जनरल मैनेजर मत समझ लेना मेरे भाई, ये क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन। क्या होता है मेरे भाई, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा है 100 mm into 5 mm steel bar is free to expand, is heated from 15 degree centigrade to 40 degree centigrade, what shall be induced in the pressure bar after heating। टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, कंप्रेसिव आएगा, shear स्ट्रेस आएगा, या नो स्ट्रेस आएगा। सीधी सीधी बात है, जब भी कभी आप लोगों को इस तरीके का फील देना तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ लेना क्या लिखा है मेरे भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री टू एक्सपैंड, मतलब
यहाँ पर थर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू आफ्टर हीटिंग कुछ नहीं आएगी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सर यहाँ पे फ्री एक्सपैंड ना लिखा होता, यहाँ पर लिखा होता फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। क्या लिखा होता, फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। समझ लो क्या लिखा होता, फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। अगर बोथ द एंड्स में आंसर होता तब मेरे लाल क्या लिखते, फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स अगर होता ना, तब यहां पर आपका आंसर हो जाता कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। क्या आंसर हो जाता मेरे भाई, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आंसर हो जाता। क्यों, क्योंकि यहां पर फिक्स्ड एंड में क्या होता है, आपको जो स्ट्रेसेस लगती है कंप्रेसिव फील करनी पड़ती है, तो इसका आंसर बी हो जाता अगर फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स होता। फ्री है तो नो स्ट्रेसेस होगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर एन इंजीनियरिंग मटेरियल्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी ऑफ। वाह, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप किस तरीके से निकालते हो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में आपको क्या देखना होता है, देखो एज अ डिजाइन इंजीनियर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी में आपको सबसे बड़ी चीज जो देखनी होती है वो देखना होता है कि आप मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। समझ रहे हो मतलब क्या है, मतलब यह है कि आपने बता दिया कि सर मैं जितना मेरा मटेरियल है उससे मैं 350 मेगा पास्कल का स्ट्रेस जनरेट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा मेरा मटेरियल कितना विथस्टैंड कर सकता है। आपने कहा सर जो आपका मटेरियल है जो आपने दिया है वो लगभग 500 मेगा पास्कल विथस्टैंड कर सकता है। मैंने कहा ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकाल लो तो 500 अपॉन 350। जब आप इसको करोगे तो यहाँ पर अगर देखो तो 7/10, 10/7 है ना, अप्रोक्सीमेट इसका आंसर 1.4 के करीबन आएगा, 1.45 1.42 है ना, 1.42 के करीबन आएगा। तो ये 1.42 क्या है, यही है इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब एक तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितना विथस्टैंड कर सकता था 500, और आपकी कितनी आ रही थी 350। तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम कहाँ तक हो जाता है, जब तक वो फेल ना हो, दैट इज फेलियर स्ट्रेसेस बोल सकते हैं जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा है। और यहाँ पर जो वैल्यू है जो आप लेकर के आते हो उसको हम बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फेलियर स्ट्रेसेस एंड परमिसिबल स्ट्रेसेस से इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी से, दैट इज फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी द रेशियो ऑफ फेलियर स्ट्रेसेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेसेस। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सी डी पे मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर कहीं पे फेलियर ना लिखा हो तो याद रख लेना वहां पर मैक्सिमम जरूर लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पर परमिसिबल नहीं लिखा होगा तो यहाँ पर एक्चुअल लिखा होगा, एक्चुअल। तो मैक्सिमम अपॉन एक्चुअल भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता है, FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन परसेंटेज द प्रॉपर्टी विच डू नॉट इंक्रीजेज इज। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इंक्रीज नहीं करती है वो क्या हो सकती है। इसमें जो कॉमन रॉन्ग आंसर है मेरे भाई जो आप दे सकते हो वो है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, कि सर इसमें तो प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, नहीं, लेकिन ये पता है क्या होती है, इंक्रीज होती है। कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज करोगे तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इंक्रीज हो जाती है। अब दूसरी चीज आती है सर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी कार्बन परसेंटेज से बढ़ती है, हार्डनेस भी कार्बन परसेंटेज से बढ़ता है। अगर हार्डनेस बढ़ रहा है तो टफनेस क्या बढ़ सकती है, नहीं, टफनेस घट जाती है। लेकिन मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी का मतलब कि आप उसको कितनी अच्छे से मशीनिंग कर सकते हो, उसमें कितने अच्छे से उसको कटिंग कर सकते हो, वो सारी चीज़ इसमें होती हैं। ये मटेरियल सॉफ्ट होता है, और जो अगर मटेरियल सॉफ्ट है तो मशीनेबिलिटी अच्छी है, और अगर मटेरियल हार्ड हो गया तो मशीनेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए मशीनेबिलिटी कार्बन परसेंटेज को बढ़ाने से, ऑन इंक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज मशीनेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बहुत बार आ चुका है, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा पूछा है। रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, देखो चारों में पर यूनिट वॉल्यूम, अच्छा 3 में पर यूनिट वॉल्यूम, 1 में पर यूनिट एरिया। कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ पर यूनिट वॉल्यूम से मॉडुलस नहीं निकाला जाता है। आप लोगों को और भी कोई एक चीज देखनी है, और वो चीज क्या देखनी है मेरे भाई, वो चीज ये देखनी है कि रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम होगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम होगा, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट एरिया होगा। तो हमने क्या सीखा है, मैक्सिमम रेजिलियंस, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, और मैक्सिमम को हम किससे दिखाते हैं, प्रूफ से दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है व्हेन बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट देन शियर फोर्स इज।
क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इन सब को अगर मैं फील कराने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज होने लग जाओ, वैसे कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन समय की कमी की वजह से आप लोगों को एक चीज बता देता हूं जिससे आपको याद रखना है। बेंडिंग मोमेंट 1 डिग्री हायर होता है शियर फोर्स का, समझ रहे हो? मतलब बेंडिंग मोमेंट इज 1 डिग्री हायर देन द शियर फोर्स। अगर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को मैं कांस्टेंट कर दूं तो शियर फोर्स की वैल्यू पता है क्या होगी? किसी भी डिफरेंशियल टर्म को कांस्टेंट करोगे तो उसका आंसर क्या आता है? जीरो, याद रखना। तो अगर मैंने बेंडिंग मोमेंट की बात की तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम देन शियर फोर्स इज। आप इसमें थोड़ा सा एक चीज फील कर लेना, जब भी कभी इस तरीके का कंडीशन है ना कि मैक्सिमम हो रही है बेंडिंग मोमेंट, तो जब भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा शियर फोर्स हमेशा अपना साइन चेंज करेगा, साइन बदल लेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो? मतलब शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेंडिंग मोमेंट कांट बी जीरो एट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको सिंपल सा एक कैंटिलीवर बीम से भी मिल सकता है। मान लो मैंने ये कैंटिलीवर बीम बना दिया और यहाँ पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर जीरो होगा? फ्री एंड पे। यहाँ पर जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पर जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब कांट भी जीरो। यहाँ पर जीरो हो सकता है, मान लो अगर मैंने लोड यहाँ लगा दिया तब तो जीरो हो सकता है, लेकिन कहाँ पर जीरो नहीं हो सकता? वो सिर्फ फिक्स्ड एंड पे जीरो नहीं हो सकता। तो बेंडिंग मोमेंट कांट बी जीरो एट फिक्स्ड सपोर्ट्स। अगर मान लो मैंने कैंटिलीवर ना लगाकर फिक्स सपोर्ट ही कर दिया तो यहाँ पर वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ रहे हो? याद रखना बेंडिंग मोमेंट का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, गेट में भी पूछा जा चुका है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर कम्स व्हेन। देखो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर की अगर मैं बात करूं ये कौन सा पॉइंट होता है, तो दुनिया जहां को सभी को कंफ्यूजन होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर का कि सर शियर फोर्स मैक्सिमम हो तब होगा क्या? नहीं। जब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो तब होगा क्या? नहीं। हाँ सर, शियर फोर्स जब साइन चेंज करता है भाई तब तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है जब शियर फोर्स साइन चेंज करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। जब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर, याद रखिएगा। व्हेन बेंडिंग मोमेंट चेंजिंग इट्स साइन देन इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई साहब मैच द लिस्ट का। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, पूछे 4 क्वेश्चन गए हैं। सबसे पहली चीज है इतनी सारी स्ट्रेंथ दे दी है, टेंसाइल इंपैक्ट, बेंडिंग और फटीग, यहाँ पर थोड़ा सा टेस्टिंग दे दी गई है, जैसे कि रोटरी बेंडिंग हो गई, 3 पॉइंट लोडिंग हो गया, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हो गई, आजार टेस्टिंग मशीन हो गई। ठीक है, देखो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये किसके लिए होता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं। तो मतलब तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको ये बता दूं कि जब भी कभी आप लोगों को बेंडिंग देखनी होती है, बेंडिंग, तो जैसे कि मान लो आपको बेंडिंग देखनी है तो आप क्या करते हो? एक फोर्स यहाँ लगाते हो, एक फोर्स यहाँ लगाते हो और एक फोर्स यहाँ लगाते हो। मतलब 3 पॉइंट पे आप जब तक लोड नहीं लगाओगे तब तक आप बेंडिंग नहीं देख सकते। तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट लोडिंग मशीन लिखी हुई है वो किसके लिए हो जाती है? बेंडिंग स्ट्रेंथ को देखने के लिए। ठीक है, तो अब आप लोगों को देख लेना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ए का थ्री इसमें है नहीं है, तो ए और सी तो नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ए का 3 दोनों में तो बी और डी भी हो सकते हैं, और सी का आंसर क्या है? 2। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी चीजें अपने आप देख लेना। बाकी देखो यार, मैं बताने के लिए आपको बता भी सकता था कि जो आप लोगों का आईजॉड टेस्टिंग है, आईजॉड, वो किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है रोटेटिंग बेंडिंग मशीन के लिए। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। जब आईजॉट की बात करते हैं तो फटीग स्ट्रेंथ के लिए की जाती है। ठीक है, फटीग स्ट्रेंथ के लिए की जाती है। और इम्पैक्ट टेस्टिंग तो आप लोगों को पता ही है, इम्पैक्ट किसके लिए होती है। मैंने फिर से उल्टा बोल दिया क्या मेरे भाई? बिल्कुल, मैंने फिर से उल्टा बोल दिया। आईजॉड होता है आप लोगों का इम्पैक्ट के लिए, समझ गए? आईजॉड आपका इम्पैक्ट के लिए होता है, क्योंकि रोटेटिंग की अगर मैं बात करूं तो रोटेटिंग का मतलब है साइक्लिक, और साइक्लिक ही तो होगा तभी तो आप फटीग देख पाओगे। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा? 1, याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ शाफ्ट ऑफ द रोटेशन।
ठीक है। अगर कोई भी शाफ्ट रोटेशन में है उसमें आप क्या देखते हो, टॉर्शनल मॉडुलस देखते हो, सेक्शनल मॉडुलस देखते हो, टॉर्शनल रिजिडिटी देखते हो। आप सभी लोगों को पता है इसमें हम क्या देखते हैं, पोलर मॉडुलस देखते हैं, पोलर मॉडुलस। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पोलर मॉडुलस। पोलर मॉडुलस इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट इन रोटेशन as the value of polar modulus increases the torsional strength increases। मतलब अगर टॉर्शनल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करोगे तो पोलर मॉडुलस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कैलकुलेट द टॉर्क विच अ शाफ्ट 300 mm diameter can safely transmit if the shear stress is 48 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। इसमें आप लोगों को फॉर्मूला पता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 16। क्या होता है याद करिए, पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब, यही होता है। बस डी की वैल्यू दी हुई है, टाउ की वैल्यू दी हुई है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, याद रखिएगा, दैट इज पाई बाई 16 टाउ, दैट इज शेयर फोर्स इनटू डी क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कोई ना कोई एक आंसर मिल जाएगा। मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया है, इसको कैलकुलेट कर लेना। वैसे कैलकुलेट करने से पहले ही चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 300 है तो इसको 3 बार कैलकुलेट करोगे तो 3 3 9 3 27, 27 मल्टीप्लाइड बाई 48। क्या बोला मैंने, 27 मल्टीप्लाइड बाई 48 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 3 48 होता है। तो 27 इंटू 3 इंटू 3.141 था तो इंटू 3 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो अगर मैं इससे निकालना चाहूँ तो 27 इंटू 3 दैट इज 81, 81 इंटू 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा आंसर, मतलब 3 और 8 त्रिक 24, 243 के करीबन आंसर आएगा। और 243 में मेरे पास सिर्फ एक ही है, दैट इज 2.254 किलो न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो, सिंपल सा कैलकुलेशन करके मैंने आप लोगों को दिया है, जहां पर आप लोगों को बिल्कुल ही शांति से आंसर मिल सकता है ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज पॉइजन रेशियो मोर देन 1। पॉइजन रेशियो मोर देन 1 किसके लिए होगा। अब आप लोगों को इसका आंसर सबसे पहले पता है, शायद ये वाला क्वेश्चन हम फिर से आ गया है कि पॉइजन रेशियो 1 एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा 0.5 ही होता है। उसका सॉल्यूशन मैंने करके दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैथमेटिकली स्ट्रेन एनर्जी इज। देखो मैथमेटिकली स्ट्रेन एनर्जी की मैं बात करूं तो वो मैंने आपको पहले शायद समझाई हुई है, दैट इज हाफ पी इंटू डेल्टा। ठीक है, डेल्टा एल कर दो डेल्टा। तो देखो जब प्रेशर लगा रहे हो तो प्रेशर क्या है, फोर्स। और जब भी कभी फोर्स किसी एक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस तक लग जाता है तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है वर्क डन, राइट, वर्क डन। ऑल दो 1/2 लिखा है, उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मैंने किसी एक फोर्स या प्रेशर को लगाया है और उससे मल्टीप्लाई कर दूं किसी डिस्टेंस को तो मुझे वर्क डन मिल जाता है। तो स्ट्रेन एनर्जी को अगर इन शॉर्ट बोलना चाहूँ तो मैं बोल दूंगा ये क्या है मेरा भाई, ये है वर्क डन। थोड़ा सा फील कर लेना यार। वर्क के बारे में मैंने आपको सिखाया था, 11th-12th में भी पढ़ा है कि एक दीवार है, दीवार को दिन भर धक्का दो, पूरी ताकत लगा डालो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर लोगे लेकिन वर्क डन के नाम पे जीरो होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस हो गया, थोड़ा सा भी डिस्टेंस मिल जाता है तो फिर आप उसे क्या बोल सकते हो, आप उसे बोल सकते हो कि वहां पर आपको वर्क डन देखने के लिए मिलेगा। तो मैथमेटिकली स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट इट इज अ वर्क डन, फील करके रखना। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चंस किए। ऑल दो टाइम बहुत अच्छे से मैंने यूटिलाइज करने की कोशिश की है, जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं फटाफट फटाफट। और आई होप अब मेरे एक्सप्लेनेशन से आपके डाउट भी क्लियर होंगे। जो भी डाउट हो, जो भी चीजें हो जो आपको बन नहीं रही हो, या तो आप शिवम सर मैकेनिकल के टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे पूछ लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन डाल देना, मिल जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में इसके मुझे बता दोगे कि किस तरीके से आपको मिल रहे हैं इसके आंसर। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज थोड़ा सा और फील कर लेना, सेशन अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। मैंने आपको शुरू से लेकर के एंड तक लाइक करने के लिए नहीं बोला है, तो एक बार मेरे भाई लाइक कर देना। ठीक है, लाइक कर दोगे आप लोगों को सारी चीज़ें वही हैं और मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है। थम्स अप दिखा करके जाना, और जैसा लग रहा हो सेशन, अच्छे बुरे कमेंट जो भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।